से आप सबका स्वागत है यहाँ पे यथार्थ में। अभी यथार्थ का 20 सेक्टर में भी स्टार्ट हो गया 400 बेड का, और यहाँ पे चल ही रहा है एडवांस फैसिलिटी के साथ में, रोबोटिक के साथ में। तो ये जो केस है स्पेशल केस इसलिए है कि जनरली जिन लोगों में थ्रोम्बोसिस होता है, थ्रोम्बोसिस इसको बोलते हैं कि खून का थक्का बन जाना, जनरली पैरों में बनता है। ऐसे ही जो गंदे खून को, पेट की आंतों के गंदे खून को लीवर में लेके जाती हैं, तो वो खून का थक्का, पोर्टल वेन जो होती है उसमें खून के थक्के बन जाते हैं। जब खून का थक्का वहां बन जाता है तो उसके कारण उससे आसपास जो नसें होती है वो इतनी बड़ी बड़ी फूल जाती हैं कि यदि उनको टच करते हो तो वहाँ ब्लीडिंग होती है। ऐसे केसेस में पेशेंट को उल्टी भी होती है। जनरली ये बहुत ज़्यादा जो लोग दारू वारू पीते हैं, बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके होते हैं, जिनकी क्रॉनिक लीवर डिजीज होती है उनका भी होता है, या उनको कोई पैदाइशी बीमारी होती है तो ये होती है। ये केस है 32 साल की लड़की का जो अनमैरिड थी, जिसका कोई इडियोपैथिक रीजन था, उसको पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस हो गया। कई बार गलत खाने से भी, जो आजकल की लाइफ स्टाइल से भी ये सब कुछ हो सकता है। तो उसमें क्या था कि उसको 3-4 बार गॉल ब्लैडर का अटैक पड़ा। तो इसमें गॉल ब्लैडर की सर्जरी हमारे लिए कॉमन होती है, पर इसमें चैलेंज क्या था कि पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस होने के कारण गॉल ब्लैडर को चारों तरफ से उनकी बड़ी बड़ी नलियों ने घेर रखा था, जिसको कि कोलेटर्स बोलते हैं। ऐसे में गॉल ब्लैडर को निकालना है तो आप ये मान के चलो कि यदि एक भी नली टच हो जाए तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की टेबल पे जान को खतरा हो सकता है। तो उस केस को जनरली बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में ओपन करके लेते हैं, क्योंकि यंग लड़की थी। वी टुक दिस चैलेंज लेप्रोस्कोपिकली, और हमने उससे पहले प्री ऑपरेटिव तैयारी करी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के साथ मिलके एक बीपी कम करने का इंजेक्शन, जिससे पोर्टल वेनस टेलीप्रेशन दिया, पूरी तैयारी के साथ ब्लड अरेंज करके गए, और लेप्रोस्कोपिकली हमने उस केस को सक्सेसफुली किया, और टोटल ब्लड लॉस इज लेस देन 5 ml जो हमने अचीव किया। लड़की का विदिन 24 आवर डिस्चार्ज हो गया। तो इस बात से यही मैसेज आता है कि सावधानी से और तरीके से डिफिकल्ट सर्जरी लेप्रोस्कोपी से और रोबोटिकली परफॉर्म कर सकते हैं। और आई एम डूइंग दिस सर्जरी फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स, कॉम्प्लेक्स सर्जरी। तो इस तरह की सर्जरी में जनरली लोग ओपन भी चैलेंज नहीं लेते। वी टुक दिस चैलेंज बाय लेप्रोस्कोपी। और मैसेज सोसाइटी को ये है कि जो बच्चे आजकल के जंक फूड्स खाते हैं, जेनेटिक जैसे, उन बच्चों में, यंग लड़कियों में जो बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनसे भी ये पोर्टल वेनस थ्रोम्बोसिस। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर ध्रुव से अपने केस के बारे में बताने के लिए मीडिया को। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ध्रुव मिश्रा है। हम जो केस डिस्कस करें, ये एक 70-year-old जेंटलमैन थे जिनको बहुत लंबे समय से एसिड रिफ्लक्स होता था, मतलब पेट का खाना और पेट का तेजाब बार बार ऊपर खाने की नली में आता था। भगवान ने जो खाने की नली बनाई है वो एसिड को हैंडल करने के लिए नहीं बनाई है। तो जब बार बार एसिड ऊपर आता है तो जो खाने की नली के अंदर की त्वचा होती है, जो ग्लूकोजा होती है, उसमें कुछ बदलाव आते हैं, वो कुछ बड़ी बीमारियों की तरफ तब्दील होने लगती है, जिसको हम डिस्प्लेजिया बोलते हैं। तो ये जो 70-year-old मेल आई थी, इनकी हमने एंडोस्कोपी करी इनके सिम्टम्स के लिए, जिसमें पाया गया कि इनमें कुछ सेल्स थे खाने की नली में जो कि इनको प्री डिस्पोज कर रहे थे खाने की नली के कैंसर के लिए। अगर वो सेल्स ऐसे ही बने रहते तो आगे चल के उनको खाने की नली का कैंसर होना तय था, निश्चित था। पहले ज़माने में इस चीज़ का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था, कोई इलाज नहीं होता था, लोगों में कैंसर बन जाता था। कैंसर बनने के बाद उसकी सर्जरी होती थी, उसकी कीमोथेरेपी होती थी, रेडियोथेरेपी होती थी, जो कि बहुत बड़ी प्रक्रिया है, महंगी प्रक्रिया है। छाती कटती है, पूरा उस खाने की नली को निकाला जाता है। अगर हम समय रहते इस चीज़ को डायग्नोज कर लेते हैं और उसको ट्रीट कर लेते हैं तो वो कैंसर कभी आगे बन ही नहीं पाता। तो इन 70-year-old मेल में भी यही था। इसको एक बैरेट्स इसोफेगस बोलते हैं। बैरेट्स इसोफेगस मतलब खाने की नली नीचे से कुछ ऐसे सेल्स दर्शा रही है जो कि आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। तो हमने इनकी एंडोस्कोपी करी, इनको समझाया कि हमारे को क्या रिस्क है आगे चल के होंगे। एजुकेटेड कपल थे, दे अग्री। और इसका ट्रीटमेंट भी हमने एंडोस्कोपी से किया, यानी कि बाहर से कोई चीरा काटा नहीं आया है। बेहोशी में इट इज अ पेनलेस प्रोसीजर। हम एंडोस्कोप से अंदर थे, उन सेल्स को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया गया जो कैंसर में कन्वर्ट हो सकते थे। बाकी खाने की नली को हम टच भी नहीं करते, जो सिर्फ वो कैंसर वाले सेल्स हैं उन पर डाई डाली जाती है। उन सेल्स को आइडेंटिफाई किया गया और उन सेल्स को बर्न ऑफ कर दिया गया। इसको हम आज के टाइम में बोलते हैं प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी, यानी कि कैंसर बनने से पहले ही
हमने कैंसर का इलाज कर दिया। बजाय कि वो 6 महीने बाद कैंसर बनता, हम 70 ईयर ओल्ड में कीमोथेरेपी करते, रेडियोथेरेपी करते। तो हम दिल्ली वगैरह में सुनते आ रहे हैं कि यहाँ प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी होती है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी होती है। तो फरीदाबाद में ये पहला ऐसा केस था जो हमने किया, जहाँ पे हमें कैंसर सेल्स आइडेंटिफाई भी हुए, हमने उनको ट्रीट भी किया और प्रोसीजर के 4 घंटे बाद हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर पाए ऑन द सेम। तो ही वेंट होम कैंसर फ्री, विदाउट एनी इंसिडेंस, विदाउट एनी पेन, और उनको आगे चल के इस चीज का कैंसर बनने का रिस्क भी अब 0 होता है। तो दिस इज प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एट इट्स फाइनेस्ट। कैंसर होने की संभावना किसको है हमने आइडेंटिफाई किया, कैंसर बनने की प्रोबेबिलिटी को ढूंढा, उन सेल्स को ढूंढा और उसको एंडोस्कोपी के लिए खत्म कर दिया ताकि आगे चल के उनको कैंसर बनने का कोई रिस्क ना आए। तो दिस वाज द एंटायर स्टोरी अबाउट दिस। थैंक थैंक यू डॉक्टर ध्रुव। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग यहाँ पे वो केस डिस्कस कर रहे हैं कि जो जटिल से जटिल है और जो यहाँ पे पहली बार हुआ है इस यदि फरीदाबाद एनसीआर में और कोई नहीं कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूँ डॉक्टर बाकेशन से दोबारा, एक गॉलब्लैडर का केस भी डॉक्टर साहब के पास है जो यहाँ पे काफ़ी क्रिटिकल था और काफ़ी आराम से पेशेंट ठीक होकर यहाँ से निकल गया। इसमें बेसिकली टीम अप्रोच थी। ये पेशेंट 5 दिन किसी नर्सिंग होम में 73 ईयर्स ओल्ड लेडी, तो डायबिटिक भी थी और इनको काफ़ी समय से अस्थमा था, हार्ट भी उनका 20% काम करता था। तो इनको तेज पेट में दर्द उठा और ये कोई नर्सिंग होम में फीवर के लिए इलाज दे रही थी। कई बार फीवर में टाइफाइड वैसे ही फॉल्स पॉजिटिव आ जाता, तो टाइफाइड का इलाज चल रहा था। वहाँ से इनका बीपी और वो हुआ, तो फाइनली सी रेफर टू यथार्थ हॉस्पिटल। जब हमने उनको टच किया तो क्लिनिकली हमने डायग्नोज किया कि इनका गॉल ब्लैडर गैंग्रीन होकर फट गया और पूरे पेट में बाइल फैला हुआ। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है पेशेंट का बीपी कम है, पेशेंट को बेहोश करेंगे तो उसका वेंटिलेटर से निकलना मुश्किल है क्योंकि लंग्स की प्रॉब्लम थी। तो वी टुक दिस चैलेंज एंड पेशेंट को हमारे पल्मोलॉजिस्ट ने एक दिन ऑप्टिमाइज किया, आईसीयू में रखा उसको, और नेक्स्ट डे विद कंसेंट वी टुक हर इनटू ओटी। जल्दी मैं 18% 20% से कम प्रेशर पे काफ़ी सालों से मैं ऑपरेशन करता हूँ उन पेशेंट्स के जो कि कार्डियक से फिटनेस नहीं होते थे पहले, जिनको वैसे ही छोड़ दिया जाता था। तो नॉर्थ इंडिया से ऐसे काफ़ी पेशेंट आते हैं पिछले 10 साल से आ रहे हैं। तो लो 6 mm प्रेशर पे उनकी लेप्रोस्कोपी करी क्योंकि काफ़ी फैटी भी थी और सक्सेसफुली हमने वो ऑपरेशन किया और पेशेंट को 7-8 घंटे के बाद में इलेक्टिवली निकाल दिया गया। अभी वो 4 दिन पहले एक गिफ्ट लेके मेरे पास मिलने आई, शी वाज वेरी हैप्पी। तो इस तरह के ये मैसेज आता है। ऐसे ही बच्चों में, पीडियाट्रिक बच्चों में 1.5 साल के बच्चे का अभी हमने लेप्रोस्कोपिक अपेंडिकुलर परफोरेशन, जो गांव में मिथ होती है कि लड़की का ऑपरेशन नहीं कराना और बड़ा चीरा लग के ऑपरेशन होता है, तो जो पहले पेट खोल के ऑपरेशन होते थे वो आज हम दूरबीन से कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एडवांस रोबोट भी है। तो रोबोट्स का क्या फायदा है कि रोबोट से प्रिसीजन बहुत फास्ट हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत कम होती है एंड पेन इज वेरी लेस। तो मैंने यहाँ पे एडवांस रोबोटिक ऑपरेशन भी हमने चालू कर दिए हैं। उसमें कठिन से कठिन ऑपरेशन वो रोबोट से कर सकते हैं, जैसे किडनी का आधी किडनी बचा लेते हैं ट्यूमर में, तो बहुत प्रिसीजन होता है। तो हर टेक्नोलॉजी के एडवांटेज और कमिंग ईयर्स मोर टेक्नोलॉजी आ रही है। विद टीम वर्क वी आर परफॉर्मिंग द वेल। तो मैसेज सोसाइटी को ये है कि जो पहले की मिथ थी कि ऑपरेशन के नाम पे डर लगता था, पेशेंट ये बोलता था कि हमारा ऑपरेशन हो रहा है, कोई दवाई हर्निया का भी पूछता था। आज हमारे पास में 93 ईयर्स के बंदे भी परफोरेशन के बाद में, अभी देहरादून से परसों पेशेंट आया जिनका हमने हर्निया का ऑपरेशन किया, उनको मल्टीपल कॉमोर्बिड कंडीशन थी। यू कैन ड्राइव योर कार आफ्टर 24 आवर्स ऑफ द हर्निया सर्जरी। और आजकल एनेस्थीसिया सेफ हो गया। तो ये जो मिथ चली आ रही है कि ऑपरेशन से रिस्क होता है, वो गलत है। क्योंकि जल्दी कई बार जिस बीमारी का इलाज ऑपरेशन है उसका इलाज दवा नहीं हो सकती, और जिसका इलाज दवा है उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्योंकि यदि अननेसेसरी दवाई खाएंगे तो वो किडनी और लीवर से फिल्टर होती है, ऐसे में किडनी डायलिसिस और ये सब कुछ होता है। तो हमें डॉक्टर की ओपिनियन लेके ही चलना चाहिए, ना कि अपने मन से चलना चाहिए। ना ही कोई ऐसी आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक जो अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू। तो जैसा कि आप जानते हैं यथार्थ ग्रुप इस समय दिल्ली एनसीआर का टॉप 10 लार्जेस्ट ग्रुप में से है, एन इमर्जिंग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है। एंड नाउ इन फरीदाबाद वी आर हैविंग 2 हॉस्पिटल्स,
इन टोटल 600 बेड, एक सेक्टर 88 में, सेक्टर 20 में, एंड वी आर कमिटेड, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द बेस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज इन फरीदाबाद एंड अराउंड फरीदाबाद रीजन with the latest technologies. जैसा डॉक्टर बताया, we are using a robot and this robot is in today's time this is the best robot which we are having for all the robotic surgeries and advanced surgeries we are doing. Now over to you. आप लोग की तरफ से कोई प्रश्न है हमारे डॉक्टर साहब बंधु लिए? सर, हार्ट अटैक तो कई बार सुना है लोगों ने ज़्यादातर, लेकिन ये लीवर अटैक क्या है और क्या इसके सिम्टम्स हैं? इसका जवाब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर ध्रुव जी। लिवर अटैक यूजुअली तब बोला जाता है जब लिवर में हमारा ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में ब्लड सप्लाई कम हो गया, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कम होता है, उसको स्ट्रोक बोला जाता है। वैसे ही या तो लिवर की जो मेन नस होती है उसमें अगर उनका थक्का जम जाए या इंसान का बीपी बहुत कम हो जाए, चाहे हार्ट अटैक की वजह से, चाहे ब्लड लॉस ठीक है, तो उसमें एकदम से लिवर में बहुत सूजन आती है जिसको इस्चीमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। साधारण भाषा में इसको लिवर अटैक भी बोला जाता है। कारण वही है जो बाकी ऑर्गन्स के साथ होता है, जो मेन ब्लड वेसल जो सप्लाई कर रही है ब्लड, वो या तो ब्लड क्लॉट की वजह से, खून के थक्के की वजह से रुक जाती है, जिस वजह से लिवर में एकदम से ब्लड फ्लो बहुत कम हो जाता है। आज के टाइम में ज़्यादातर केसेस में कुछ ब्लड थिनर्स के साथ, कुछ दवाई के साथ, और अगर बहुत बड़ा क्लॉट भी है तो उसको रेडियोलॉजिस्ट तार से पकड़ के निकाल के उसको इमीडिएटली रिजॉल्व कर सकते हैं। विद इन 2 to 3 आवर्स वो लिवर वापस अपने नॉर्मल फंक्शन पे आ जाता है और पेशेंट यूजुअली 3 से 4 दिन बाद डिस्चार्ज भी हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसके प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं? जैसे अटैक के प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, उसको टाइम पे प्रिवेंटिवली अगर क्योर किया जा सकता है, तो इसके क्या प्राइमरी सिम्टम्स? प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं पेट के सीधे हाथ की तरफ बहुत तेज दर्द होना। पेशेंट बोलते हैं कि हमें इतना तेज दर्द आज तक कभी नहीं हुआ, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुंह से कभी कभी ब्लड आता है, वॉमिट के साथ ब्लड आता है, और एकदम से जॉन्डिस होता है। कल तक पीलिया नहीं था, आज हमने देखा कि एकदम से पीलिया है, यूरिन भी पीला आ रहा है, आंखों में पीलापन आ गया। तो जॉन्डिस, पेन एब्डोमेन एंड ब्लीडिंग, ये 3 मेन सिम्टम्स। किसी जिस तरह से आजकल का लाइफस्टाइल है, कई लोग ऐसे भी शिकायत करते नजर आते हैं कि वो डाइट कॉन्शियस हैं, खाने का ध्यान रखते हैं, बट वो गैस्ट्रिक इशू उनको कंटिन्यूटी में रहता है। उसके पीछे क्या कारण है, और किसी भी कारण से अगर लगातार गैस्ट्रिक इशू रहता है तो आगे क्या कोई बड़ी डिजीज होने का खतरा हो सकता है, और उसका प्रिवेंशन क्या रहेगा? जो आपने पहला सवाल पूछा, जो 2 मेन कारण है, हम बहुत सारे लोग फैट डाइटिंग करने लगे बिना जाने कि हमें किस प्रकार की डाइटिंग करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है। हमने नेट पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, किसी डाइटिशियन से एक बार कंसल्ट किया और हम बिना सोचे समझे उस डाइट को फॉलो करते थे। जैसे आजकल ग्लूटेन फ्री डाइट, हर इंसान ग्लूटेन फ्री को जाने की कोशिश करे, जबकि उसकी ना तो आवश्यकता है, प्लस उससे आगे चल के नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा, बहुत लोग अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि हम तो साफ खाना खा रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, उसके बावजूद भी पेट में दिक्कत क्यों हो गई। उसके कई सारे प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है, पेट की तैयारी में पत्थर, जैसा सर ने कहा, जिस चीज़ का सर्जरी इलाज है उस चीज़ का सर्जरी ही का। हम कितना भी साफ खाना खा लें, कितना भी उबला खाना खा लें, अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से दर्द हो रहा है, जब तक वो स्टोन अंदर पड़ा हुआ है वो दर्द बार बार होता रहेगा। तो ये बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों की कि हम तो खाना साफ खा रहे हैं, पानी अच्छा पी रहे हैं, फिर भी पेट में बार बार दर्द क्यों हो। तो इट हैज़ टू बी डायग्नोज। हमें जानना है कि दर्द का कारण क्या है, उसका रूट कॉज क्या है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, और उस रूट को ट्रीट करना है रादर देन सिम्टम को ट्रीट करना है। किसी विशेष एज ग्रुप को ये करता है? भाई सर प्लीज। हाँ, फूड पाइप के जो कैंसर के जो लीजन के जो हैं, उसमें सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है कि पेशेंट को सॉलिड या डिस्फेजिया होता है, कि मतलब निगलने में प्रॉब्लम होती है, या कई बार हेमेटोमेसिस होता है, कि ब्लीडिंग भी हो सकती है, और ये जनरली ओल्ड एज में होता है। और जनरली ये जो सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है, जो लोग सिगरेट और ड्रिंक दोनों करते हैं, उनमें ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है। ओल्ड एज में भी कई बार जेनेटिक भी होता है, सिगरेट और ड्रिंक करने वालों में ज़्यादा होता है। मोस्ट ऑफ डिजीज लाइफ स्टाइल से रिलेटेड। जो ये महिला आपके पास आई थी, जो आप केस बता रहे हैं, ये फरीदाबाद की या आउट ऑफ? ये केस कहाँ का? 70 ये वाला केस ये फरीदाबाद की है। मेरे एक फ्रेंड फिजिशियन ने रेफर किया, क्योंकि कई हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि इसमें एक यंग लड़की है, MNC में गुड़गांव काम करती है, और इस ऑपरेशन में टच करते ही ब्लीडिंग हो सकती है। तो टेबल पे कुछ कह नहीं सकते। पूरी प्रिपरेशन के बाद में हमने भी कंसेंट ली, पूरी तैयारी करी, और हम 5 मूवमेंट्स आई एम डूइंग मोर देन 30,000 सर्जरीज यहाँ पे कर चुका हूँ। तो वी आर डूइंग बहुत डिफिकल्ट केसेस। तो वी टुक दिस चैलेंज। कई बार बाहर आधे गॉल ब्लैडर निकलते हैं, उनकी कंप्लीशन सर्जरी भी मैंने करी है। तो वी टुक दिस चैलेंज। तो रोबोट सर्जरी में रोबोट का कितना योगदान रहता है और जो मैन पावर
उनका कितना परसेंट? हाँ, ये एक है ना मिथ है कि लोग सोचते हैं कि जैसे आते हैं कि डॉक्टर बालकृष्ण हमें तो दादाजी ने बोला कि आपके हाथ से करानी है, रोबोट से नहीं करानी। तो ये रोबोट नहीं सर्जरी करता है। रोबोट को क्या कहते हैं, इसके रोबोट की आर्म्स होती है, जैसे आर्म दिख रही है जो हमारे पास है, इसको पेट में डाल दिया जाता है। हमारी कलाई मूव करती है 360, मतलब 240 या 270। रोबोट की कलाई 360 मूव करती है, जहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुंचेगा, अंगलियां नहीं पहुंचेगी। जैसे पेल्विक का ऑपरेशन है, कैंसर की सेल्स है। दूसरा क्या होता है कि इसमें 3D विजन होता है, बहुत हाई, अपनी बाल भी रस्सी के बराबर नजर आता है। दूसरी बात है, जब आप प्रिसीजन बहुत बेटर हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है पेट में बैठ के ही ऑपरेशन कर लो। दूसरी बात क्या होती है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है। जैसे अभी हमने एक कैंसर का ऑपरेशन किया था, बंदे को रेक्टो सिग्मोइड का कैंसर था, तो उसमें आराम से ऑपरेशन कर दिया और तीसरे दिन बंदा बिना लेटरिन का रास्ता बनाए हुए घर पे चला गया। तो जो डिस्चार्ज है पहले ओपन सर्जरी में 7 से 10 दिन होता था, इसमें हो जाता है। दूसरी बात क्या है, लेप्रोस्कोपी का इससे एडवांटेज क्या है, लेप्रोस्कोपी में पहले जो पोर्ट होते थे पेनफुल होते हैं, इसमें फ्लेगम होता है इंस्ट्रूमेंट्स का, तो उसके कारण फायदा है। और सबसे ज्यादा फायदा हमारी जनरल सर्जरी में इसका हर्निया था कि अभी हम एक केस करने जा रहे थे जिसमें 4-4, 5-5 बार हर्निया हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की सूचरिंग रोबोट में बड़ी इजी होती है, क्योंकि रोबोट सूचरिंग कर रहा है। और तीसरी बात है, दुनिया में पहली ऐसी चीज है जो डॉक्टरों की सुविधा के लिए, डॉक्टर 70 साल का हो जाए, हाथ कांपने लग जाए, तो वो अंगलियों से ही काम करना है, वो रोबोट में ट्रांसमिट नहीं होती है। सर जो ये सिस्टम है पूरा कंप्यूटराइज होता है या फीडिंग में? ये क्या होता है कि रोबोट का कंसोल होता है, वो होता है, बाकी आर्म डाल देते हैं, डॉकिंग कर देते हैं, तो डॉक्टर के ट्रेमर्स ट्रांसमिट नहीं होते। डॉक्टर ऐसे आराम से बैठे जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ। और अभी जो लेटेस्ट हम चालू करने वाले हैं, हमने आगरा में हॉस्पिटल लिया है, तो मैं यहाँ से ऑपरेट करके वहाँ कर देते हैं ऑपरेशन। तो जैसे टेली रोबोटिक्स ये अपने यहाँ पे चालू हो गई कि आप यहाँ से वहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हो जब ये 5G और ये आ गया। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि पानी और पेट का सीधा कनेक्शन माना जाता है और आजकल बड़ा ट्रेंड में है अल्कलाइन वाटर। आरओ वाटर को उतना सेफ नहीं बोलते क्योंकि उसमें सारे मिनरल्स ऐड हो जाते हैं, विटामिन्स ऐड हो जाते हैं। तो एज अ गैस्ट्रोलॉजिस्ट आप क्या सजेस्ट करते हैं इसको लेकर, और कैसा पानी आजकल जिस तरह से पॉल्यूशन है और पीएच लेवल बहुत हाई हो गया, तो उस हिसाब से क्या सजेशन है लोगों के लिए? मैम, पानी और गट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो अल्कलाइन वाटर की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ कंप्लीट मिथ। वो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। अल्कलाइन वाटर हमारी बॉडी में जाके हमारे बॉडी के पीएच में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम अल्कलाइन वाटर पिएंगे तो वो हमारे बॉडी के पीएच को चेंज करेगा। पानी हम अंदर लेते हैं, वो आँख से एब्जॉर्ब होता है, जो हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच है, जो कि बॉडी बहुत टाइटली कंट्रोल करके रखती है, वो पानी उसी पीएच में वापस कन्वर्ट होता है। आजकल बहुत लोग हैं जो फैटी लिवर के लिए, डायबिटीज के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए अल्कलाइन वाटर लेते हैं। उसकी मशीन बहुत महंगी आती है, रिफिल्स बहुत महंगी आती है, इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कॉस्टलियर देन अ नॉर्मल आरओ मशीन। परंतु हजारों रिसर्चेस के बाद, बहुत सारी स्टडीज के बाद ये पाया गया कि उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। एक होता है कि 10-15% बेनिफिट है, ज्यादा नहीं। यानी कह सकते हैं कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। सिंपली अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, नथिंग। जल्दी गट के लिए क्या उपाय रहेंगे और क्या साधन? सबसे साधारण उपाय सर हमारा डाइट है, जो बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव भी ना हो। आजकल हम लोग हर चीज को एक्सक्लूड करने लगे हैं अपनी डाइट से, कि हम ग्लूटेन भी नहीं लेंगे, हम फैट भी नहीं लेंगे, हम कार्बोहाइड्रेट भी नहीं लेंगे, हम सिर्फ इतना 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 लेंगे। दैट इज इन टुडेज टाइम द मोस्ट हार्मफुल। अगर हम एक नॉर्मल साधारण डाइट लेते हैं, घर का खाना लेते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, यानी कि चावल, आलू, चीनी भी है, जिसमें थोड़ा प्रोटीन भी है, चावल, ये चना, राजमा, सोयाबीन भी है, और थोड़ी मात्रा में फैट भी है, थोड़ा सा नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि हमारा जो आम जो दृष्टिकोण योग है कि ये जैसे पेशेंट बोलता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दो, तो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक वो रेट से तय करता है, ठीक है ना। ये बड़ी मिथ है। 2 रुपए की एंटीबायोटिक यदि कल्चर में आ रही तो आपके लिए वो इफेक्टिव है। ऐसे ही आजकल मार्केटिंग में जैसे बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा कई एक्टर्स की डेथ हो गई, तो अति सर्वोत्तम वर्जित है। और जो हमारी सीजनल मतलब सब्जियां आती हैं वो खाएं, पानी ज्यादा पिए। जो हमारी पुरानी संस्कृति में था कि सुबह उठ के पानी पीना है, लाइफ स्टाइल है, एक्सरसाइज करना है, मतलब लाइफ वर्क बैलेंस होना चाहिए। जहाँ आप रह रहे हो वहां से काम करने की दूरी मुश्किल से 15-20 मिनट होनी चाहिए। लोग कह रहे हैं गुड़गांव बहुत अच्छा शहर है, रहते हो आप फरीदाबाद में, पूरी जिंदगी उधर को निकल गई, आप रहोगे नहीं रहोगे, गुड़गांव फरीदाबाद नहीं रहे। दवाइयों से याद है, ठीक है ना, सब दवाइयों से याद है, जनरल दवाई लेते लोगों को हम वो काम वो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखो आज की डेट में करप्शन इन एवरी फील्ड, अभी आपने ये पढ़ा होगा,
गवर्नमेंट ये कहती है जेनरिक दवाइयाँ, क्योंकि हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, आज की डेट में गवर्नमेंट अपना पूरा बजट भी डाल देना डिफेंस का सब कुछ, तो पूरी सबको हेल्थ नहीं दे सकते। तो ये क्या होता है कि ये हमारे मन में चोर है, जिनको जेनरिक दवाइयाँ, ऐसे नहीं कि सब इम्पोर्टेंट दवाई सब होती है, पर जब आदमी ने मिलावट करनी है, कोई चाहे ब्रांडेड में कर रहा है चाहे जेनरिक में कर रहा है, 3 डब्बे वो ब्रांडेड के मंगा रहा है, 7 अपने अंदर बना रहा है, तो ये तो हमारे में चोर है। वो किसी भी प्रोफेशन में, चाहे आपके में चाहे मेरे में या फार्मेसी में, आप ये कह रहे हैं जनरल दवाई प्रॉपर असर करती है? प्रॉपर असर करती है यदि ईमानदार आदमी उसको बना रहा है विद सही नियत से, और ब्रांडेड भी यदि गलत नियत से बनाएगा तो हमने 3 डब्बे ब्रांडेड के बनाए, 7 बना लिए, कॉपी तो किसी चीज की हो जाएगी। बस ये अपनी नियत साफ रखना। एल्कलाइन वाटर की आप बात कर रहे थे, एक तो मशीन से बना हुआ एल्कलाइन वाटर है, एक मैनुअली जो लोग बनाते हैं कि पुदीने से, बीटरूट से, इससे जो है, तो उसका कोई लंबा चौड़ा यूज नहीं है। जो उसका पीएच चेंज होता है वो मात्र कुछ सेकंड के लिए होता है। उसके लिए जैसे ही हम उसको पी के हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक के एसिड से मिलता है, उसका वापस पीएच जो बॉडी का नॉर्मल पीएच है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जितनी देर वो ग्लास में है वो अल्कलाइन है, जैसे ही हमने उसको पिया वो वापस हमारे बॉडी के नॉर्मल पीएच पे आ जाता है। तो इट इज अगेन अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, उसका कोई हमें बहुत लाभ मिलता हो, थोड़ा भी फायदा होता हो, ऐसा जी बिल्कुल। कुएं का पानी जो राजस्थान में हम पले बड़े हुए सबसे बेस्ट होता था, आज भी आप यहाँ की दाल बनाओ और कुएं के पानी की दाल बनाओ, बेस्ट, मतलब कई बार लगता है कि आपको बहुत फर्क लगेगा। आरओ वाटर और ये सब पहले कोई बात नहीं होती थी ये सब चीजें, तो सबसे बड़ी बात है कि अपनी लाइफ स्टाइल को सिंपल रखना, और उससे हमारे खर्चे कम हो जाते हैं। इतना ज्यादा अर्न करने की बात है, सिंपल रहना लाइफ, और डिजीज से बचा जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेस्ट क्योर। डॉक्टर साहब, अभी आपने स्मोकिंग और उसकी बात करी, जो लोग ड्रिंक अल्कोहल अल्कोहल लेते हैं, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि हम जर्नलिस्ट हैं तो सबके टच में रहते हैं, बहुत सारे लोगों के टच में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी जानकारी में जो 18 साल से सिगरेट भी पी रहे हैं और डेली शराब पीते हैं और बिल्कुल फिट है, और जिसने कभी शराब को टच नहीं किया, कभी सिगरेट नहीं पी, उसको हार्ट अटैक है। तो ये मिथ है। इसमें क्या होता है कि आपको एक दीवार दिख रही है, वो कमजोर है, अब झक्कड़ आया और वो दीवार गिर गई, तो ऐसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है कि किसी, जैसे मेरी फैमिली में डायबिटीज है तो मुझे डायबिटीज हो गई इन स्पाइट ऑफ डॉक्टर, तो किसी की फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री चली आ रही है, तो उसने 2 सिगरेट भी पी तो उसको कैंसर हो जाएगा। आप बात समझ गए? बिल्कुल। तो ऐसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन चलती आती है और वो जीन एक्टिवेट हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई बीमारियां, जैसे आजकल बाल डाई करना, लोग कहते हैं यंग दिखना, आज बाल डाई करने से ब्लडर कैंसर होता है, किसी को नहीं पता। ज्यादा बाल डाई करने से ब्लडर कैंसर होता है, मेहंदी लगाने से नहीं होता, ज्यादा बाल डाई करने से ब्लडर कैंसर, कभी सोचा नहीं हो यहाँ से यहाँ का कैंसर होता है, और बहुत डेंजरस कैंसर होता है। ज्यादा जला खाना खाने से, जो तला भुना ये ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक, एंटीऑक्सीडेंट जो आज बच्चे खाते हैं, सबसे ज्यादा उससे रेक्टल कैंसर और ये ज्यादा होता है। कॉन्स्टिपेशन से बच्चे ज्यादा परेशान, जिसके कारण हॉस्पिटल में बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। पहले बच्चे सिर्फ इम्यूनाइजेशन के लिए हॉस्पिटल जाते थे, आज बच्चों के फ्रिक्वेंट एडमिशन हो रहे हैं। दिस इज ओनली डायबिटीज लाइफस्टाइल पीरियड। द वे वी आर गोइंग टूवर्ड द डेवलप्ड कंट्री, कि बच्चों को दूध नहीं पिलाना, जब मदर भी स्मोक करने लग गई है, तो नाउ वी आर मोर प्रिवलेंट फॉर द ब्रेस्ट कैंसर, और हमारे में वो सारी बीमारियां आ रही हैं जो कि पहले हमारे यहाँ पे नहीं थी। इसलिए जब हमने पढ़ाई चालू करी थी तो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट होता था, आज की डेट में हर बड़े हॉस्पिटल के साथ में कैंसर इंस्टीट्यूट है। डॉक्टर साहब, एक जनरल सा क्वेश्चन है, आपकी इससे रिलेटेड नहीं है बट अवेयरनेस से रिलेटेड है, कि जो बॉडी के टेस्ट लोग कराते हैं उसमें एक रेंज होती है। सपोज कीजिए किसी ने B12 टेस्ट करवाया, उसकी रेंज मान लीजिए 100 से 900 है, 100 से नीचे आप उसको जो है वो मानते हैं कि लोअर साइड है। तो क्या किसी का 200 है तो उसको भी B12 के कारण परेशानी पैदा हो सकती है? Yes. क्योंकि वो रेंज को तो वो कर रहा है कंप्लीट, बट उसकी बॉडी जो आपने कमजोर दीवार वाली बात की, तो क्या वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? पर्टिकुलरली B12 की जो बात है वो वेजिटेरियंस के साथ होता है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में B12 की डेफिशिएंसी होती है। ऐसे लोगों को हम बताते हैं कि जैसे Lb12 है, कुछ न्यूरोबियोन है, ऐसे कैप्सूल्स उनको 3-4 महीने में 10-10 दिन के लिए देने होते हैं, पर बिना डॉक्टर की सलाह से ज्यादा विटामिन लेना भी हाइपर विटामिनोसिस से, मैंने कहा, अति सर्वोत्तम इन बोथ एंड्स इज डेंजरस। तो जो भी लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक बता दूं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी, हमें अपने आप को यहाँ से शांत रखना और अपने आप को खुश रखना, दैट इज इम्पोर्टेंट। B12 के बाद हाँ जी, आमिर साहब।
है ना। सबसे यहाँ से शांत रहो और आपका मन खुश रहे, डेट इज सबसे बड़ी आपकी निधि है, उससे सारी बीमारियों से बचे रहे। डॉक्टर साहब, आज लाइफस्टाइल डिजीज में बहुत सारी डिजीज ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है B12 डाउन चला जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं उनको B12 के न्यूरोबीन या कुछ और लेने से डॉक्टर थोड़ा सा रोक देते हैं, तो उनके लिए क्या कोई B12 का कोई विकल्प है कि उस पोजीशन पे क्या करें, क्योंकि B12 डाउन जा रहा है और ब्लड प्रेशर कंटिन्यूटी में हाई है। बॉडी का क्या इंटेस्टाइन के हर पार्ट हैं कि जहाँ से टैग, तो यहाँ से आयरन जाएगा, यहाँ से विटामिन B12 सीक्रेट होगा। मोस्ट ऑफ डिजीज क्या है कि ओबेसिटी रिलेटेड, जैसे मैंने बताया आजकल के बच्चे गेम, कल भी ये बताया था आजकल वायरल हो रहा है कि KBC में अमिताभ बच्चन के साथ इस बच्चे ने गई, तो क्या है कि पेरेंटिंग की प्रॉब्लम आ गई। तो जो हम बच्चे पहले खो खो लंबी टांग खेलते थे, आज वो बच्चे सारा टाइम कंप्यूटर पे हैं और जो हम क्या खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, सारा जंक फूड खा रहे हैं जो मैदा बेस्ड है, उसके कारण बच्चे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन का शिकार और कम एज में एडोलेसेंट ओबेसिटी। तो ये जो आप बता रही हो वो है, और पर्टिकुलरली ओबेसिटी के बाद में जो ओबेसिटी सर्जरी होती है उनमें रेस्ट्रिक्टिव डिजीज में जो हम करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म विटामिन चलाना होता है, क्योंकि हम उसमें गट को बाईपास करते हैं। सर लेकिन अगर जैसे मेरा सवाल ये था कि अगर B12 की डेफिशिएंसी है और BP बढ़ा हुआ है, तो इंजेक्टेबल के लिए और मेडिसिन के लिए कई डॉक्टर रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो उस स्थिति में B12 का क्या सोर्स लिया जाए ताकि BP का इफेक्ट भी ना आए और B12 जो है वो बैलेंस हो जाए। जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत हाई डोजेस की बात कर रहे हैं। आमतौर पर जब हम गाँव देहात के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर को दिखा रहे हैं, तो यूजुअली जितना हमें एक दिन में डोज देना चाहिए उसके 6 टाइम्स ज़्यादा, 6 एम्प्यूल एक फ्लूइड में लगाते हैं, एक साथ लगा देते हैं, जिस वजह से बहुत पेशेंट्स का BP बढ़ जाता है, चेस्ट पेन होने लगता है वगैरह। जो हमारी नॉर्मल डोज दें, जो हम चाहे नस से दें, चाहे मांसपेशी में दें, चाहे टैबलेट से दें, उस डोज से BP के बढ़ने का दूर दूर तक कोई नहीं, अगर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो भी 100% दे सकते BP का कोई रिलेशन नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ तब आती है जब हम बहुत हाई डोजेस में देते हैं, अनक्वालिफाइड लोग के पास गए, उन्होंने गाँव देहात में इंजेक्शन लगा के दे यूजुअली गिव 6-8 टाइम्स द नॉर्मल डोज। तो ये भी एक मिथ है कि BP बढ़ा हो तो न्यूरोबिन कोटा मत। बिल्कुल ठीक है सर।